हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 2 भाग में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में, कब 1731 में, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में, कौन से गांव में? खेजराली गांव में, खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, किस वृक्ष को? खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए कितने लोगों के साथ अपने आप को बलिदान किया था? तो 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान किया था। कितना? 363 लोग, 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, किस वृक्ष को? खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए कितने लोगों के साथ अपने आप का बलिदान कर दिया था? तो 363 लोगों के साथ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों का निर्भर करता है? तो मांसाहारी पर निर्भर करता है। फिर सुनिएगा, कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु यानी खुद के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करता है? तो शाकभक्षी प्राणी जो साग सब्जी खाता है ना, उस प्राणियों पर निर्भर करता है, तो मांसाहारी निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे बकरी पर निर्भर कौन रहेगा? मांसाहारी लोग, जैसे शेर, बकरी, परिशेर, तो मांसाहारी हो जाएगा। स्वयं के पोषण हेतु शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर होगा। शाकभक्षी का मतलब जो साग सब्जी खाता है वो, यानी पेड़ पौधा वाला। ओके। कौन सा उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषण स्तर के आहार प्राप्त करते हैं? तो सर्वाहारी, जो ये सर्वाहारी जो है, ये तीनों पोषण के स्तर प्राप्त करता है। ओके। सर्वाहारी जो होता है तीनों प्रकार के, घास भी खा सकता है, बकरी भी खा सकता है, और जैसे मांसाहारी है तो मांस खाने वाला भी खा सकता है। ओके, तो 3 प्रकार का होता है, घास, बकरी या शेर। हालांकि शेर के स्थान पर कोई और ऐसा रख लीजिए जो मांसों भी खाता है और फिर उसको भी खा जाता है लोग, तो वो सर्वाहारी हो गया। ओके, तो 3 स्तर का पोषण है ना भाई। कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है? तो जैव आवर्धन को परिभाषित करेगा खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों के संकेंद्रण से होता है। ओके, फिर सुनिएगा, कौन सा जैव आवर्धन को परिभाषित करेगा? जैव आवर्धन का मतलब बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से होगा, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रभावित करेगा। तो खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर, कितने? एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण होगा, यानी बायोकेमिकल का क्या होगा? स्टोरेज होगा। ओके, बायोकेमिकल का क्या होगा? स्टोरेज होगा एक स्तर से दूसरे स्तर में। हानिकारक बायोकेमिकल का संकेंद्रण होगा, उसे कहते हैं जैव आवर्धन। ओके, जैव आवर्धन बायोकेमिकल का यूज करेगा ही करेगा। जैसे खेत में हम लोग केमिकल चीज को यूज कर फेंकते हैं तो पेड़ पौधा क्या करता है? चूस लेता है, तो केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके बायोलॉजिकल सब्सटेंस बन जाता है। ओके, और रासायनिक तो ऐसे भी हानिकारक ही होता है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में चली जाता है, और हानिकारक जैव रसायनों का जमावड़ा हो भी सकता है, तो वो जैव आवर्धन को परिभाषित करता है। ओके, जैव आवर्धन घटक क्या होते हैं? जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से
आहार प्राप्त करते हैं, तो सर्वहारी होगा। ओके, क्या होगा? सर्वहारी। फिर से सुनिएगा, जैव अपघटक क्या होते हैं? जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं, तो सर्वहारी है जो सभी से प्राप्त करता है। जैव अपघटन क्या होते हैं? जो पौधे या जंतुओं से, यानी पौधे से के साथ साथ जंतुओं से भी अपघटन के बाद आहार प्राप्त करता है, यानी तोड़ करके खाता है। जैसे पत्ता भी खा सकता है, जैसे पालक हो गया, जंतु जैसे बकरी कोई हो गया, ये सब खाता है। तो कौन हो गया? सर्वहारी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, और 363 लोगों के साथ अमृता देवी ने बलिदान दिया था जोधपुर में, राजस्थान के। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट हैकल थे। ओके, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजिकल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ओके, प्रयोगकर्ता कहा जाता है इसे। ओके, और सबसे पहले ये शब्द लाया टेंसले ने। ओके, लेकिन प्रयोग में लाया कौन? अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, हैक कर लिया, यानी पहले से टेंसले ने बनाया था, उसको फिर हैक कर लिया। कौन? स्पाइकी शब्द को सबसे पहले यूज किया था टेंसले ने। ओके, लेकिन प्रयोग में लाया किसने? अर्नेस्ट हैकले ने। हैंकले ने से याद रखिएगा, हैक करना। ओके, हैक करना यानी टेंसले ने यूज किया और फिर उसको प्रायोगिक रूप से यूज किया कौन? तो हैंकले ने। ओके, हैकल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो बगीचा होगा। ओके, कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? बगीचा। ओके, किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है अन्योन्याश्रय में। ठीक है, अन्योन्याश्रय में। फिर से सुनिएगा, किसी भी पारितंत्र के यानी इकोलॉजिकल के सभी जैविक घटक के बीच एक संबंध होता ही होता है। अन्योन्याश्रय कहलाता है। अन्योन्याश्रय का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना। क्या होना? यानी एक दूसरे पर निर्भर होना। जैविक घटक में सब एक दूसरे से निर्भर होता है, एक पर एक होता है। ओके, जैसे पत्ता, बकरी या शेर सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, फिर शेर मरेगा तो इसका जो शरीर से जो प्राप्त होगा, फिर पत्ता घास उस एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, केमिकल के रूप में। तो अन्योन्याश्रय कहलाता है। किसी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के बीच एक संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रय कहलाता है। ओजोन का निर्माण होता है कैसे? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। ओके, ओजोन का निर्माण होता कैसे है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। ओके, बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो पेड़ संरक्षण के विरोध में शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो पेड़ संरक्षण के किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो पेड़ संरक्षण के लिए किया गया था। 363 लोगों ने बलिदान दिया था जोधपुर के बिश्नोई। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस कहलाएगी इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहलाएगी।
यानी प्रभाव हिंदी में। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों के संरक्षण किया गया था? तो 1272 हेक्टेयर का क्षेत्रफल को बचाया गया था। ओके, संरक्षण किया गया था पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। ओके, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया था? किस वृक्ष का? तो साल वृक्ष का संरक्षण किया गया था 1272 हेक्टेयर में। ओके, साल वृक्ष का संरक्षण किया गया था, अब 72 था लास्ट में, 72। ओके, तो साल वृक्ष का किया गया था संरक्षण। ओके, और 72 से संबंधित है। राजस्थान में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? खादिन कहलाती है। ओके, खादिन कहलाती है। खादिन से खादिम याद रखिएगा। ओके, खादिन से खादिम। ओके, खादिन से खादिन याद रखना है। राजस्थान में नहर सिंचाई की ये पुरानी प्रणाली है। ओके, राजस्थान में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? खादिन। ओके, खादिन से कहा, खादिन भी याद रख सकते हैं क्योंकि खादिन का चप्पल आता है। राजस्थान में गर्म बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी, तो पैदल चला जा सकता है नहीं, तो कहता जाओ खादिन का चप्पल पहन के आओ। ओके, खादिन पहन के आओ, यानी खादिन पहनने जाता है तो नहर सिंचाई तभी हो पाएगी। ओके, तो राजस्थान में नहर सिंचाई पुरानी प्रणाली क्या कहलाती? खादिन। कुल्हा हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, और आहार कहलाता है बिहार में। ओके, नहर से सिंचाई प्रणाली पुरानी में। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में कमी होने से सूर्य की परावैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर गैस जैसी भयानक कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है? ओजोन गैस खत्म हो जाएगा तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। सही आहार श्रृंखला कौन सा है? घास को हिरण खाता, हिरण को शेर खाएगा। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? उत्तराखंड में की गई थी। पारितंत्र के घटक कौन है? जैव और अजैव दोनों हैं। ओके, पारितंत्र के यानी इकोलॉजिकल के जो मेन चीज है वो कौन है? जैव के साथ अजैव भी है। ओके, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पादक के द्वारा किया जाता है। ओके, उत्पादक के द्वारा किया जाता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्पादक के द्वारा किया जाता है। जैसे उत्पादक कौन हो गया? पेड़ पौधा घास हो गया, तो सूर्य का विकिरण ले लेता है, ऊर्जा का ग्रहण कर लेता है इकोलॉजिकल सिस्टम में। ओके, तो किसके द्वारा होता है? उत्पादक के द्वारा, ना कि उपभोक्ता करेगा। किसमें बाह्य विहीन कोशिका पाचन होता है? मृत जीवी में होता है। ओके, बाह्य कोशिकीय पाचन करता है। कौन करता है? बाह्य कोशिकीय पाचन करेगा मृत जीवी। ये मृत जीवी जो है बाह्य कोशिकीय पाचन करेगा। अरावली जिसे मिदनापुर में पड़ता है के वन में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? तो A.K. बनर्जी ने किया था। ओके, अरावली में बनर्जी ने किया था, तो किसने? तो A.K. बनर्जी ने किया था। वन में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया था? तो A.K. बनर्जी ने किया था। ओके, अरावली में।
ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन किस वर्ष आया? तो 1987 में आया। ओके, कब आया? 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम इंटरनेशनल समझौता, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ओके, और सबसे पहले गंगा बचाने का अभियान 1985 में शुरू किया गया था। ओके, गंगा स्वच्छता अभियान 2016 में चालू किया गया था। अब पहली बार 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है कौन? वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। ओके, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक कौन हो सकता है? यानी प्रकृति का नेचर को कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य में से एक कौन है? तो वंशागत जो जैव विविधता होती है उसका संरक्षण किया जाए। ओके, वंशागत जो जैव विविधता होते रहती है उसका रेगुलर संरक्षण किया जाए, तब जाके प्राकृतिक संरक्षण हो पाएगा। ओके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। वंशागत जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, जिस कारण से प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक पूरा होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अपना भोजन मुख्यतः पौधे से प्राप्त करता है? पौधे से ही प्राप्त करेगा। तो शाकाहारी जो है पौधा से प्राप्त करेगा, जैसे बकरी पौधे से प्राप्त करेगा अपना भोजन। ठीक है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ओके, हम द्वितीय उपभोक्ता हो गए। बकरी प्रथम उपभोक्ता हो गई और हम द्वितीय उपभोक्ता हो गया। पोषण का तीसरा स्तर हम हो गए। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन था? तो 2014 में चालू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में। नेक्स्ट है, कौन सा जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? बंधिश जो है पुरानी व्यवस्था है जल संग्रह करने की व्यवस्था, बंधिश कहलाती है। 83% लोगों ने सही मारा है। बंधिश यानी बंधिश उन्हें बांध बना करके, ये पुरानी पद्धति है। कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव के किस अंग में पाया जाता है? ओके, तो आंत में पाया जाता है। इकोलाई सुने ना, ये तो कोलीफॉर्म में वही इकोलाई से संबंधित है जो आंत में पाया जाता है। ओके, तो मानव के आंत में पाया जाता है। पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु एवं कवक है। पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु एवं कवक है। ये पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण है। आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर कौन है? शाकाहारी है। ओके, आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर कौन कहलाता है? शाकाहारी। जैसे बकरी घास खाया तो घास द्वितीय उपभोक्ता हो गया, या द्वितीय प्रथम उपभोक्ता हुआ लेकिन पोषी हो गया द्वितीय। ओके, नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर होते हैं? तो परपोषी संघटक पर निर्भर होते हैं। ओके, फिर से सुनिएगा, किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे, जंतुओं या दोनों पर निर्भर होते हैं? तो परपोषी संघटक है जो कौन है? परपोषी, यानी दूसरे पर ही निर्भर होगा। परपोषी का मतलब ही होता है दूसरा। यहाँ खुद बोल रहा है कि अपना भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होता है और साथ ही साथ जंतुओं पर भी निर्भर होता है, अर्थात दोनों पर निर्भर होता है। तो कौन होगा? परपोषी संघटक होगा। और परपोषी का मतलब ही होता है दूसरे पर निर्भर होना। ओके,
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ओके, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध राजस्थान से है। ओके, वृक्ष बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दिया था। कौन सा संगठक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो स्वपोषी संगठक होते हैं। कौन सा संगठन आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादक यानी जो स्वयं से उत्पन्न हो, तो शाक पेड़ पौधा ये सब होगा, तो स्वयंपोषी हो जाएगा, स्वपोषी संगठक। ओके, स्वपोषी संगठक कहलाएंगे। आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे? तो जो स्वयं से स्टोर करेंगे, संगठक करेंगे, वही होगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या कोयला एवं पेट्रोलियम में उपस्थित होते क्या है? उपरोक्त सभी कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं और सल्फर भी होंगे कोयला में। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन सल्फर भी होता है और कार्बन भी होता है। ओके, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी होता है कोयला और पेट्रोलियम में। ओके, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर जो है या उपभोक्ता है। ओके, द्वितीय उपभोक्ता कह सकते हैं जंगली जानवर को। सब ये प्राथमिक उत्पादक है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1973 को। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1973 को शुरू किया गया था। ओके, 1970 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चालू हुआ था 1987 में। ओके, चिपको 1973 में। 1731 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? पेड़ को बचाने के लिए। तो किस वृक्ष को? तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु। किस वृक्ष को? खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई ने जान दिया 363 लोगों के साथ। इस वृक्ष को बचाने के लिए, तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। कहाँ? तो जोधपुर में। किसमें ये जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्राणी है जो अपने मुख द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे बकरी या शेर या आदमी, ये प्राणी संभोजी कहलाएंगे। ओके, अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करेगा। ओके, अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करेगा, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है? कौन उत्पादक? ओके, किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है, उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। जी हाँ, प्रथम पोषी स्तर को कहते हैं उत्पादक। ओके, द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे मांसाहारी को, और तृतीय, जबकि पोषी स्तर का बात करेंगे तो तृतीय हो जाएगा मांसाहारी। वर्षा के जल का संचय करने की विधि क्या कहलाती है? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। ओके, जल संरक्षण से अच्छा ऑप्शन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। ओके, वर्षा जल के संचयन को क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, जल संरक्षण तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं, पानी में खोल के रख सकते हैं, गड्ढा खोद के रख सकते हैं, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब किसी भी हाल में उसको जमीन के अंदर छुपा करके रखते हैं।
निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जल में आहार श्रृंखला होती है तो पहले शैवाल होता है, फिर जलीय कीट उसे खा जाते हैं और फिर जलीय कीट को मछली खाता है। ओके, जल का आहार श्रृंखला है, शैवाल को खाएगा जलीय कीट, फिर जलीय कीट को मछली खा जाएगी। वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपभोग करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाएंगे। फिर सुनिएगा, वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपभोग करते हैं कहलाते क्या है? उत्पादक कहलाते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका 75 क्वेश्चन था पार्ट 2 का। ओके, टोटल नंबर क्वेश्चन का। हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करिएगा।